अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सियासी जो हालात हैं इनमें दो बड़ों की मुलाकात के बहुत खूब चर्चे हो रहे हैं। फिर इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जैसे हामिद मीर ने भी BBC से बात की और कहा, ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात का जिक्र किया। फिर सलीम साफ़ी ने भी अपने एक ट्वीट में इस मुलाकात का जिक्र किया है। और फिर सबसे अहम बात जो हम भी सोच रहे हैं कि इस खबर की, इस मुलाकात की तरदीद ना ही ISPR ने की है, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इस मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। नहीं तो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, किसी पार्टी का सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है जितना तहरीक इंसाफ का है। अगर इसकी ये मुलाकात ना हुई होती तो उधर से तरदीद ज़रूर हो जाती, जो अभी तक नहीं हुई है। अगर ये मुलाकात हुई है, हमारा सवाल ये है तो क्या ये सारे फासले ख़त्म हो गए हैं? क्या जिस इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया जाता था कल तक, इसे दोबारा तहरीक इंसाफ ने कबूल कर लिया है? और सबसे बड़ी बात ये है कि साबिक वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक बार फिर से एक्सटेंशन देने की जो उनकी तजवीज़ थी, जिन हालात में वो एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे, क्या ये उसी खुफिया मीटिंग के सिलसिले की एक कड़ी था? अगरचे इस बयान पर सवालात उठने के बाद इमरान खान ने इसकी तरदीद तो की, लेकिन इससे पहले ही मैजिक बोल्ट की तरह ये खबर अपना काम जो थी ये कर चुकी थी। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सालसी करवाने को हम तैयार हैं अगर फ्रीकैन चाहें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पुरुमीद हूँ कि हालात ठीक हो जाएंगे और रंजिशें दूर हो गई हैं। ये भी बात की आरिफ अलवी साहब ने। मगर इस वक्त तक हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान ऐवान सदर में होने वाली मुलाकातों की खबरें दुरुस्त हैं, तो इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा सब्र जो है ये जवाब देता जा रहा है और मैं कॉल दूंगा? और दूसरी बात ये है कि खान साहब बार बार कॉल देने की बात करते हैं लेकिन कॉल दे नहीं रहे। क्या वो किसी एम्पायर की उंगली के उठने का इंतज़ार कर रहे हैं या मामला कुछ और है? कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वीडियो खिताब में फ़ौरी इंतखाबात का एक बार फिर से मुतालबा किया और ये कहा कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना रोकी तो मैं कॉल दूंगा। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा ये भी देखिए। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह दीवार के हिसाब लगाया जा रहा है, ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी अवाम को। नाज़रीन, मुफाहमत या मज़ाहमत, पाकिस्तानी सियासत ऐसे दोराहे पर आ चुकी है कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। तहरीक इंसाफ क़बल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा लिए बैठी है तो मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के लिए तगुद्दौ में मसरूफ़ है, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक डेडलॉक ख़त्म करवाने की कोशिश में भी हैं। इमरान खान साहब अपने जलसों में जहाँ इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं नवंबर में होने वाली जो अहम तैनाती है इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक TV इंटरव्यू में उन्होंने आइंदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात के सोल्यूशन दिया कि नई हुकूमत मुंतखब होकर आए, इलेक्शंस हों और फिर जो भी हुकूमत आती है वो इस अहम तैनाती का फैसला करे। जबकि हुकूमती वज़रा ये कहकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तजवीज़ मुस्तरद कर रहे हैं कि आइन के मुताबिक इस तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म नहीं करना है और इस हवाले से किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ऐसे महसूस होता है कि इस अहम तैनाती को लेकर दोनों सियासी मुखालिफिन में एक बड़ी बेचैनी सी पाई जा रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का पूरे मुल्क का पूरा जो इख्तियार, कानूनी इख्तियार है, ये मुल्क के एक चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर के पास है। और यही कॉन्फ्लिक्ट है कि इमरान खान मौजूदा वज़ीर आज़म को मुंतखब मानने की बजाय उन्हें इम्पोर्टेड कहते हैं और जाहिर है वो उनके हाथों की गई अहम तैनाती को कैसे मान सकते हैं। लिहाजा क्या इसका हल अर्ली इलेक्शंस के ज़रिए नए मैंडेट वाले वज़ीर आज़म का इंतखाब है? तो फिर तो नवंबर से पहले इलेक्शंस में जाना होगा, जिसके लिए अब वक्त भी बहुत कम है। तो फिर दूसरा ऑप्शन वक्ती तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ को चंद महीनों की दोबारा एक्सटेंशन देना होगी। लेकिन इन सोल्यूशंस को मौजूदा हुकूमत आखिर क्यों मानेगी, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की ऐवान सदर में मुलाकात हुई? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं है और अगर होता भी तो मैं TV पे ये ना बताता कि मुझे इल्म है। ये तो अगर कोई मुलाकात हुई है तो जिसकी मुलाकात हुई है वही फैसला करेंगे कि बताना है या नहीं बताना। आपकी पार्टी के इसाक खाकवानी साहब तो अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं कि मुलाकात भी हुई है और ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई है। तो पार्टी का एक शख्स कहे मुलाकात हुई है, दूसरा कहे नहीं हुई, तो ये कन्फ्यूजन क्यों? जब
बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान है खाकवानी साहब। बहुत अरसे से मेरा उनका राब्ता हुआ नहीं कायम। मुझे नहीं पता वो अभी तक पार्टी में है या नहीं है जहांगीर तरीन के जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत करीब थे जहांगीर तरीन के, तो मुझे अब नॉट इवन श्योर कि वो इस वक्त पार्टी में है या नहीं है, लेकिन बड़े मोहतरम इंसान है और बड़े मंजे हुए सियासतदान है। तो उन्होंने अगर कोई कहा है तो हो सकता है उनके पास कोई बुनियाद हो जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा हो, किसी ने उनको मालूमात दी हो। मालूमात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो प्रेसिडेंट साहब ने जो बात की, रंजिशें दूर हो गई हैं, अब इत्तेहादी हुकूमत के साथ तो रंजिशें दूर होती हुई लग नहीं रही हैं, वो तो वैसे ही चल रहा है सब कुछ। तो रंजिशें बाकी फिर दूर किसके साथ हुई हैं? पीछे एस्टैब्लिशमेंट रह जाती है। देखिए, हम तो जैसे आप कह रहे थे ना कि ग्राउंड के ऊपर अगर आप सूरत हाल देखें तो हमें तो ऐसी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। आपने भी ऐसे ही कहा था कि इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे जोर और शोर के साथ इमरान खान के खिलाफ जो दीवार से लगाने की इस वक्त एक मनसूबाबंदी है वो जारी है। अभी आपने देखा कल ही हुआ है, इमरान खान की तकरीर दिखाने के ऊपर बोल और ARY को फिर बंद कर दिया गया है। तो अभी तो हमें कोई ऐसा नहीं नजर आता। इस वक्त तोशाखाना का भी केस चल रहा है, इस वक्त वो एक जाली मज़ाक़ा खेज दहशतगर्दी का केस भी चल रहा है, इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चल रहा है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका केस भी चल रहा है। तो इस वक्त तो चारों तरफ महाज खुले में इमरान खान के खिलाफ। और इन सबसे ज्यादा बदतरीन चीज जो अभी हुकूमत ने की, सरकारी टेलीविजन को इस्तेमाल करके एक ऐसी घिनौना इल्जाम लगाया गया और ये सवाल उठाया गया कि इमरान खान मुसलमान भी है कि नहीं है। तो ये आपको कोई हालात बेहतर होते हुए निशानी नजर आती? नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत के साथ हो गए, वो तो हालात सीधे होने की तो मैं बात ही नहीं कर रही, बल्कि मैं तो सोचती भी नहीं कि शायद आप लोगों के कभी उनके साथ हालात ठीक हो। मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की सही होने की बात कर रही हूँ, जो हमेशा आपका हर पार्टी रहनुमा कहते हैं हाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात होते तो शायद ये नौबत ना आती। नहीं, ये फवाद चौधरी का बयान है, ये हर लीडर का बयान नहीं है। फवाद चौधरी साहब वो एक और हमारे दोस्त है मेरा, फवाद चौधरी बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, साइंसदान है बाकायदा, उसके बड़े जबरदस्त तर्जीह होते हैं। अच्छा, वाडा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, या आपके इल्म में भी वो लोग हैं पार्टी के जो इमरान खान को गुमराह करते हैं? वो कहते हैं, उन्होंने एक टीवी में कहा, मैं आज सुन रही थी, वो कहते हैं जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं वो 2-3 लोग ऐसे पार्टी में हैं वो उनको दो मुंह वाला सांप कहते हैं। वो कह रहे थे कि एक दिन मैंने देखा कि वो 3 वफाकी वजीर, जब आप लोगों की हुकूमत थी, वो आर्मी चीफ से मिलकर निकल रहे थे, तो मैंने आर्मी चीफ से कहा कि इन लोगों से बचें, ये 2 मुंह वाले सांप है, ये बड़े खतरनाक हैं। कहते फिर मैंने इमरान खान को भी कहा कि इन लोगों की किसी बात पर यकीन ना करें, एक दिन आएगा ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कौन से ऐसे लोग हैं, या आप समझ नाम ना बताएं आप, लेकिन क्या वाकई पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से खान साहब को गलत मशवरे दिए गए या दिए जा रहे हैं, या जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ? देखें, इमरान खान कोई बच्चे नहीं है कि उनको आगे कोई मशवरे दे देगा और इमरान खान जो है बगैर सोचे समझे उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। मशवरे लोग मुख्तलिफ देते हैं, पार्टी के अंदर लोगों की अपनी राय होती है, जमहूरी पार्टी है, इमरान खान इनकरेज करते हैं कि सब अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करें। एंड में फैसले जो हैं, बड़े फैसले कम से कम जो है वो इमरान खान साहब खुद करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किसी एक शख्स को भी नहीं जानता कि वो जानबूझ के इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करा, मैं तो किसी को भी नहीं जानता ऐसे। आप वैसे हर बात से लाइल्मी का इजहार करना शुरू हो गए हैं असद उमर साहब। लाइल्मी का इजहार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भी इस पार्टी में रहता हूँ। मुझे तो एक आदमी नहीं पता कि कौन वो शख्स है जो जानबूझ के इमरान खान को गुमराह करने की कोशिश करे। मैं तो किसी एक बंदे को भी नहीं ऐसे को जानता। एक्चुअली मैं तो इसको फिर इस पस मंजर में लूंगी, जो इंसान खुद अच्छा होता है उसको सारे ही अच्छे लगते हैं, फिर मैं हम ये समझें। हो सकता है कि मेरी गलतफहमी हो, लेकिन मैंने नहीं देखा अपनी, मेरी नजर में मैं लोग मशवरे देते, जाहिर है मेरी अपनी है, हो सकता है जो दूसरे लोग मशवरे दे रहे हो, हर शख्स मुख्तलिफ मशवरा देता है, तो जाहिर है मेरी हर एक के साथ तो इत्तेफाक राय नहीं होता। कुछ लोग ऐसे मशवरे देते हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन क्या वो लोग इसलिए मशवरे दे रहे हैं कि वो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, वो भी पार्टी के लॉयल लोग हैं और जो वो समझते हैं बेहतर है पार्टी के लिए, वो उस बुनियाद के ऊपर मशवरे दे रहे हैं। अच्छा, असद उमर साहब, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर जो इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब के इंटरव्यू में बात की, कुछ लोगों ने उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया कि इमरान खान चाहते हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन जो मैं चीज़ों को समझी या समझने की कोशिश की, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि नए इंतखाबात करवा लिए जाएं, जो भी हुकूमत आए, चाहे वो इनकी हो चाहे वो आपकी हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो हुकूमत आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती करे। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इलेक्शन से पहले ये तैनाती हो जाए या इलेक्शन के बाद हो जाए? अब 4-5 नाम हैं, उन्हीं में से एक सिलेक्शन होनी है। अब वो इंतखाबात से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, ऐसा तो नहीं है, या
फिर इन बातों से ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक होता है सियासत में, सियासत पर असरअंदाज होती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो सियासतदान इतना बुखला जाते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ है कि एक नया मैंडेट हो, एक नए इलेक्शन के ज़रिए अवाम जो है वो फैसला करें कि किसने पाकिस्तान की हुकूमत चलानी है। और जब तक एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के वोट की बुनियाद के ऊपर, एक साजिश की बुनियाद के ऊपर नहीं, एक इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं जो मुसल्लत कर दी गई है, जिसकी अखलाकी जवाज़ नहीं है, जिसको 2/3 से ज़्यादा पाकिस्तान कहता है कि इनका जवाज़ नहीं है हुकूमत में होने का, आप जो भी फैसले उनसे करवाएंगे वो फैसले जो है उनका खतरा है मुतनाज़ा होने के। और जाहिर है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा फैसला है, तो वो भी खामखाई में जो है वो एक मुतनाज़ा चीज़ बन सकती है। इसलिए बेहतर चीज़ ये है, कौन बनाएगा? तहरीक इंसाफ सारा पाकिस्तान बनाएगा ना। इनकी तो किसी चीज को आप सुबह से शाम तो देखती हैं, कोई काम ये करते हैं जिसके ऊपर लोगों को शक और शुबा नहीं होता कि ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई 2 नंबरी करने जा रहे हैं। अभी फ्लड रिलीफ के ऊपर देख लें कि जो वजीर आजम की कॉल थी उसके ऊपर कितने पाकिस्तानी जो है भरोसा दिखा रहे हैं और उसके अंदर पैसा डालने के लिए आ रहे हैं। तो एक गैर एतमादी की फजा है, वो कोई एक खास फैसले की नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो मजबूरी तौर पर हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर ये है कि इलेक्शन कराएं, और अगर उसकी वजह से कोई चंद हफ्ते 2-4 महीने की एक्सटेंशन की जरूरत पड़े तो वो भी दे दें। ये खान साहब ने कहा था एक्सटेंशन जो है वो नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। इन्हीं ताकतवर लोगों पर दोबारा आप लोग एतमाद करने को तैयार हैं कि इन्हीं के होते हुए इलेक्शंस करवाए जाएं, तो अदम एतमाद से एकदम एतमाद की तरफ शिफ्ट करना, इसमें भी कोई पीछे कुछ कहानी है? ये भी तो कंफ्यूजन बात लगती है ना इसमें। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि किस पस मंजर में उन्होंने ये बात कही थी। उसका कोई ज़ात से ताल्लुक नहीं है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा वो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। वो तो कह रहे हैं कि जिसने फैसला करना है, जो फैसला होगा वो सवाल नहीं है, जिसने फैसला करना है वो फैसला करने वाला जो है वो मुतनाज़े है, उसके पास अखलाकी जवाज़ नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत करने का। ये हम नहीं कह रहे, ये 2/3 से ज़्यादा पाकिस्तान कह रहा है। तो असल बात तो खान साहब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, फैसला तो उसका एक उसका नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, पाकिस्तान के इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, लगता है आजकल जो हमारी सियासत है वो नवंबर में होने वाली जो अहम तैनाती है उसी के गिर्द घूम रही है। लगता है कि जो तैनाती करेगा उसके हक में हालात होंगे, जो नहीं कर पाएगा वो उसको अपने मुखालिफ समझ रहा है। ऐसा क्यों है? आज शेख रशीद साहब ने ट्वीट की कि आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है ये लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में आ गई है। इमरान खान ने तो बेहतरीन स्विंग कराई और स्विंग कराकर बाहर निकल गए। क्या वाकई इस तैनाती के हवाले से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? शेख साहब से पूछिए, हमारी तरफ तो कुछ नहीं है। इस खूबसूरत फुलझड़ी का जवाब तो शेख साहब ही दे सकते हैं जो इस तरह की फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकता मैं। तो इस अहम तैनाती पर इतना शोर, इतना वो दोनों तरफ से इतनी अर्ज शो की जा रही है। हुकूमती इत्तेहाद ये समझ रहे हैं कि तैनाती उन्होंने करनी है। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले के इंटरव्यू में कहा कि इस तैनाती को तब तक मौखर कर दिया जाए जब तक नए इंतखाबात नहीं होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि तब तक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, दे देनी चाहिए? हुकूमती इत्तेहाद में इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? पहली गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से कोई गुफ्तगू सुनी है आपने? हुकूमत की तरफ से किसी ने कुछ कहा इस पे? खान साहब ने जो ये कहते जरूर सुना है कि तैनाती हम वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। देखिए, ये इसलिए कहा कि आपने सवाल किए, अभी आप कह रही है मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में फरमाया, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए, आपने सवाल किए, हमने जवाब दिए। हमारा इस पे ना कोई डिबेट छेड़ने का मकसद है। ये एक ऐसा इशू है कि जब इसका वक्त आएगा ये तय हो जाएगा। खान साहब ने बे वक्त की रागनी इसलिए छेड़ी कि आजकल वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिग्नल्स देते रहते हैं। वो कई जगहों पे इस बात का सिग्नल देना चाहते थे। अब उन्होंने जो बात कही, पहला सवाल तो ये है कि क्या
खान साहब की ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक ये फैसला होना है या आइन और कानून के मुताबिक होना है। तो हमारी दानिश में ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है और ये फैसला वजीर आजम पाकिस्तान ने करना है। वजीर आजम पाकिस्तान आज शहबाज शरीफ साहब हैं, लिहाजा जब इसका वक्त आएगा ये फैसला वो करेंगे। इसमें खान साहब से ना राय लेनी है, ना उनका मुतालबा मानना है, ना उसमें कोई वजन है। वो असल में इस तरह के बातें छेड़ के वो अपने खिलाफ होने वाला जो इस वक्त जो उनके अपने ब्लंडर्स हैं, जो खुद वो अपने हाथों अपने लिए बहुत सारे मुश्किलात पैदा कर चुके हैं, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ नहीं है। तो इमरान खान की तजवीज़ भी आप लोगों के अंदर कोई ज़ेरे गौर नहीं है, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, कोई अहमियत नहीं है इमरान खान की तजवीज़ की? ये तजवीज़ क्या गौर किया जा सकता है? इस पे क्या इस तजवीज़ पे गौर किया जा सकता है? क्या खान साहब की तजवीज़ पे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा सकती है? क्या खान साहब के इस दलील में कोई वजन मौजूद है? हमारी नजर में नहीं है। नहीं, आइन और कानून के मुताबिक एक्सटेंशन में कोई बाइंडिंग तो नहीं है। एक्सटेंशन तो हो सकती है अगर आप लोग देना चाहें कंसेंसस के साथ। खान साहब के मुतालबे की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं खान साहब के किसका कंसेंसस? इस पे कंसेंसस है ही नहीं। आइन सिंपल कहता है ये वजीर आजम ने फैसला करना, कर देंगे जब करना हुआ। और अर्ली इलेक्शंस के हवाले से जो इमरान खान का मुतालबा है वो तो ज़ाहिर है यही समझते हैं कि नवंबर की तैनाती से पहले इलेक्शंस हो जाएं। क्या ये बात दुरुस्त है? मिफ्ता साहब ने भी एक दफ़ा कहा कि जनवरी फरवरी में इलेक्शंस हो सकते हैं और बड़े लोगों ने कहा कि जनवरी फरवरी में इलेक्शंस हो सकते हैं। क्या इस चीज़ पर भी कोई काम हो रहा है या इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त ये हुकूमत पूरी करेगी तभी होंगे? आप जरा गौर फरमाइए, जनवरी फरवरी में पाकिस्तान में कभी इलेक्शन हुए? कभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए? न मौसम अलाउ करता है, न हालात अलाउ कर रहे हैं। इस वक्त फ्लड आया हुआ है, इसमें कोई वजन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने हैं, हम इसका जवाब दे चुके। खान साहब का मुतालबा कर रहे हैं, करते रहे। उनके मुतालबे में वजन नहीं है, हम नहीं इसको कंसिडर कर रहे। सवाल ये है कि खान साहब पहले तो ये बताएं कि वो अपने इस मुतालबे करने से पहले ये बताएं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने ही इलेक्शन कराने हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। फिर वो इस पे एतराज उठाएंगे कि ये खत्म करें, फिर वो कहेंगे वो कानून खत्म करके नया कानून बनाएं, फिर वो कहेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट मेरी मर्जी की होनी चाहिए। उनके कौन कौन से लाड पूरे किए जाएंगे? उनकी किस किस बात का इकरार किया जाएगा? ये आपके लिए अहम बातें हैं, हमारे लिए अहम नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो आम ये भी था कायरा साहब, जब पीडीएम की हुकूमत कायम हुई थी तब नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया था कि कुछ अहम तरमीम होनी है, नैब में भी इंतखाबी तरमीम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेंगे तो हम सारे हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है, हम तो ये बाहर उठा ही नहीं सकेंगे। तो अब ये काम भी हो गए हैं, तो अब इलेक्शंस की तरफ जाने से क्यों हिचकिचाया जा रहा है? क्या वजह ये है कि ये मोमेंटम इस वक्त जो बना हुआ है, इमरान खान के बड़े बड़े जलसे और अवाम का जो झुकाव, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान को हुकूमत ऑन कर रही, इमरान खान को जो लोग हैं उनके जलसों में जा रहे हैं। इमरान खान एक कहना चाहिए एक बुलंदी पर है अपने फेम की, अपनी मकबूलियत की। ये बात ये नहीं है कि इमरान खान की कोई वकालत है या हम लोग इमरान खान पर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन क्या वजह ये है कि इस वक्त जो मोमेंटम है वो इजाज़त नहीं देता अर्ली इलेक्शंस का? नहीं, मोमेंटम का तो इशू नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपके आर्गूमेंट में बिल्कुल आपकी दलील दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हमने ये बात आगाज में कही, उसके बाद जब इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन के लिए और खान साहब के जलाए हुए बारूदी बम जो लगाए थे उन्होंने इकोनॉमी में, जब वो फटे और हमें वो फैसले लेने पड़े, तो हमने उस वक्त ये तय कर दिया था, ऐलान कर दिया था पीडीएम ने, हुकूमत ने, कि अब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उसके बाद उसमें कोई भाम नहीं है। अगर आपने वो बयान नहीं सुना तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमने ये क्लैरिटी से कह दिया था और मुसलसल कहा है कि क्योंकि हालात मुल्क के इस बात के मुताजी हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो, लिहाजा वक्त पे होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। अभी और मुश्किल फैसले भी हो सकते हैं, जो हो सकते, अवाम के भले और चीखें निकल जाएं। देखिए, अवाम का प्रॉब्लम ये बिल्कुल अवाम की तकालीफ का एहसास है। मुश्किल फैसले सिर्फ ये नहीं है कि अवाम की जिंदगी में मुश्किलें लाने के फैसले होंगे, मुश्किल फैसले हुकूमतें, ये हमारे लिए मुश्किल फैसला नहीं है कि हम अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बर्न कर रहे हैं और हम खान साहब की तरह सिर्फ पॉपुलैरिटी लेके, सिर्फ चीप अपने नारे लगा के, लोगों को बहका के, कभी मजहब का कभी और कार्ड खेल के हम अपने पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं कर रहे बल्कि रियलिटी में फैसले कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए
IMF से मुआहदे किए, पैसे लिए, इन्हिराफ किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर अटैक किया, और पाकिस्तान जब मुश्किल फैसले करके हम अपना नुकसान करके हम IMF के मुआहदा करने जा रहे थे, उसको रिस्टोर करने जा रहे थे, उस पर भी हमलावर हुए कि ये ना हो पाए। आपको शक है कोई उस पर? खान साहब की पॉपुलैरिटी है, पिछले इलेक्शन में खान साहब को 30% वोट मिले थे, हमें 70% मिले थे, जो जमाते हम बैठे हैं। तो खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा, ये तो बता दीजिए कि खान साहब ने आखिर जब से उनकी हुकूमत गई है और आज तक खान साहब ने क्या नई फिलॉसफी दे दी, क्या पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा नया रसूल दे दिया जिसकी बुनियाद पे लोगों ने उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। देखिए पंजाब में जो इलेक्शंस हुए थे 16 सीटों पर आप देखें क्लीन स्वीप किया, कैसे जीते इमरान खान, नए बंदों को टिकट दिया, नए बंदे लेकर आए, जिन्होंने छोड़ा उनको तो टिकट ही नहीं दिया। सवाल आ गया। ये बात दुरुस्त है, मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा, खान साहब की पॉपुलैरिटी से तो मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, जिस तरह PTI वाले कहते हैं 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं, तो भाई कुछ चंद करोड़ हमारे साथ भी हैं, वो 22 करोड़ में से ही है, तो आप उसमें से कुछ कम करके बात कर लेना कि कुछ करोड़ इनके साथ है, बाकी उनके साथ। गुजारिश ये है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि खान साहब के मुतालबे नहीं माने जा सकते, इसलिए कि इलॉजिकल है। खान साहब के मुतालबे इम्प्रैक्टिकल है। जब वक्त आएगा, अभी तो मुल्क में फ्लड आया हुआ है, अगले 4 महीने तक तो 5 महीने तक तो बड़ी मुश्किल से लोगों की जिंदगी, अब उनकी मतलब है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना है, लोगों को आबादकारी करनी है, उस सारे अमल में खान साहब इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं कर रहे। लोग मर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, उनकी जिंदगी अजाब आ गई है, सारा कुछ उनका बह गया है, इनको इलेक्शन की पड़ी है, इलेक्शन अभी नहीं हो रहे। हाँ, उनका मुतालबा है करते रहे। और अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ जलसे हैं, तो जलसे मुझे आप खान साहब से पूछ के बता दीजिए, पंजाब के किस शहर में कब हम उससे बड़ा जलसा करें, हम करके दिखा देते। वो आप लोगों की मर्जी है सर, सबका पाकिस्तान है, सबके शहर है, जो जब चाहे जहां चाहे जलसा कर सकते हैं। नहीं, मैं जलसा इसलिए नहीं खेल रहा कि मैं हुकूमत हूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो उनकी जिंदगी में जो अजाब आया उसको खत्म कर रहा हूँ। ये काम खान साहब क्या वो खेले? मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर पॉपुलैरिटी का वाहिद मेयार यही है कि जलसा बड़ा हो, तो आप मुझे बता दीजिए, खान साहब से पूछ के बता दीजिए, पंजाब के कौन से शहर में उनसे बड़ा जलसा ना किया, तो फिर आप बात कर लीजिए। कायरा साहब, इस बात का दराक होते हुए कि आप लोगों को इन मुश्किल फैसले जो आप लोगों ने किए, ये बकौल आपके और हो सकते हैं, और आप लोगों को इस बात का दराक है कि पॉलिटिकली आप लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं आपको फिर करेक्ट कर दूं। जी। मैंने ये कहा कि मुश्किल फैसले अपना कैपिटल बर्न करने हैं, अपना नुकसान। मैं सवाल कुछ और करने लगी हूँ। अवाम की तकलीफों के, मैं मुश्किल फैसलों की बात नहीं कर रहा। मुश्किल अवाम की तकलीफों के भी तो मुश्किल फैसले हुए ना, प्राइसेस कितनी बढ़ गई, बड़े फैसले हुए ना। तो जिस तरह जैसे जैसे इलेक्शंस ले होते जाएंगे ऐसे ही और मुश्किल फैसले होंगे, तो आप लोगों को इस बात का अदराक है कि आने वाले इलेक्शंस में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर क्या हाथ आएगा आप लोगों के? आपको क्या ख्याल है कि हम सियासत नहीं करते? अगर आप एक चीज गेज कर रही है तो हमें अंदाजा नहीं है, हमारा तो काम ही है, आपका तो ये काम नहीं है। तो हम इसको भरपूर गेज कर रहे हैं, हम आपसे भी और खान साहब से भी बेहतर इस मैदान पर इस चीजों को गेज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुशीर, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, हमारी सियासत जो है वो नवंबर में होने वाली अहम तैनाती के गिर्द ही घूम रही है। इमरान खान साहब ने जो कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की और बल्कि इन अदर वर्ड्स तजवीज़ दी कि इस तैनाती को तब तक मौखर किया जाए जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते, लेकिन हुकूमत इस तजवीज़ को मानने से इनकारी, और वो कहते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म का इख्तियार है और वही अहम तैनाती करेंगे। मुझे बताइएगा शामी साहब, फ़र्क क्या पड़ता है ये तैनाती इंतखाबात से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, इसको क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया गया है? देखें, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये लगता है कि आर्मी चीफ की तकर्री उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। उन्हें यकीन है कि वो इंतखाबात जीत जाएंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का चीफ जो है मुकर्रर कर देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें हुकूमत से बात करना पड़ेगी। अगर हुकूमत से वसीतर मामलात पर मुज़ाकरात हों और इत्तफाक राय हो जाए तो
फिर तो उनकी तजवीज़ मानी जा सकती है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कुशादा दिली के साथ बातचीत नहीं होगी, तो फिर हुकूमत अपने रास्ते पर गामजन रहेगी और खान साहब अपना मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि दस्तूर ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करें और वो तकर्रुर कर गुजरेंगे। लेकिन मसला ये है कि खान साहब को अगर ये बात पसंद ना आई, उस पर भी वो एक हंगामा खड़ा करेंगे और ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान का एक इंतहाई बावकार अदारा जो है, उसके मामलात को पब्लिक में डिस्कस किया जाए और उसको पुलिसाइज किया जाए, इसके नुकसानात जो हैं वो हम सबको उठाना पड़ेंगे। नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ इमरान खान वजीर आज़म बनकर लगाएं या मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ लगाएं, इससे दूसरे को नुकसान क्या होगा और जो अपनी मर्जी से लगाएगा उसको फ़ायदा क्या होगा? एक इदारे का सरबराह है, एक सीनियरिटी लिस्ट में 5-6 नाम हैं, उनमें से एक नाम ने जो है ना वो आर्मी चीफ लगना है, तो इससे फ़ायदा नुकसान किसी को क्या है? असूली तौर पर तो आपकी बात दुरुस्त है। जो सीनियर जनरल्स हैं, 5 हों या 6 हों या 4 हों, उन्हीं में से किसी को ये ओहदा संभालना है। कोई बाहर से तो ला के किसी शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपनी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान साहब का तजर्बा भी उनको ये बता रहा है और जो अपोजिशन है वो भी कोई इसी तरह की बातें करती रही है कि आर्मी चीफ का जो मनसब है उसका बड़ा किरदार होता है मुल्की मामलात में, और अगर हुकूमत के साथ उसका मामला दुरुस्त ना हो तो हुकूमत जो है डिस्टेबल हो जाती है और काम नहीं कर पाती। ये एक नफ्सियाती सी कैफियत है जिसमें हमारे अहले सियासत मुब्तला हैं, तो इसी के हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं और मुतालबे करते रहते हैं। लेकिन एक और भी तो चीज़ कंफ्यूज करती है ना कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा आर्मी चीफ, इनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ताकतवर लोग देखते रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम को रोक भी सकते थे, और उन्हीं की मौजूदगी में नए इंतखाबात की जब बात करते हैं तो अदम एतमाद से एतमाद की तरफ शिफ्ट होना, क्या आप समझते हैं कि ये उस बैकग्राउंड मुलाकात का नतीजा जिसके आजकल चर्चे हो रहे हैं? हो सकता है कि किसी मुलाकात के नतीजे में ऐसा हो रहा हो और राब्ते भी मौजूद हों, और सुनगुन तो यही है कि कुछ ना कुछ राब्ते जो हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं किसी वक्त कोई भी बात कर सकते हैं और कोई मौक़िफ़ भी इख्तियार कर सकते हैं। तो इस वक्त वो समझते हैं कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो बरसर कार रहते हैं तो उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो जीत कर अपनी मर्जी के मुताबिक तकर्री कर सकेंगे, उस फ़ायदे पर उनकी नज़र है। अब वो इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी उनको हासिल होती है या नहीं होती, ये तो बात की बात है। इस वक्त तो कम अज़ कम वो इसी तसव्वुर में है। लेकिन कल जो इमरान खान ने एक बार फिर से बात की कि दीवार से लगाने की मज़ीद कोशिश की, तो मैं इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल दूंगा लोगों को, तो ये बात सुन के कल लगा कि अगर कोई मुलाकात हुई है तो उसके कोई अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है, तो अगर होते तो शायद खान साहब दोबारा ये बात ना करते। देखिए, 100% मुतालबात तो किसी के भी पूरे नहीं हो सकते और 100% ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हो सकती। ख्वाहिशात को एक हद के अंदर रखना होता है और अगर उस हद के अंदर रखें तो फिर कोई एडजस्टमेंट हो जाती है। अब अगर खान साहब जो हैं वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको थोड़ा सा समेट लेंगे तो उसमें उनके लिए कोई रास्ता कुशादा हो जाएगा, और अगर वो ख्वाहिशात को फैलाएंगे तो वो खुद उनकी सियासत भी सिमट सकती है। तो ये एक इम्तिहान होता है लीडरशिप का, और अगर इस पर कोई बैलेंस बरकरार ना रहे तो फिर खसारा हाथ में आता है। शामी साहब, जितने इस वक्त मौशी हालात जो हैं वो अबतर हो चुके हैं, मौजूदा हुकूमत को भी ऐसी बात नहीं है कि उनको अदराक नहीं है, उनको अदराक है, बल्कि इवन मरीम नवाज़ खुलेआम इस चीज़ का जो है ना वो एतराफ़ भी करती हैं और लाताल्लुकी का इजहार करती हैं कि इनकी पता नहीं क्या पॉलिसी है, मैं नहीं मानती, ये इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का इदराक होते हुए कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, इलेक्शंस लेट होते जाएंगे, इस हुकूमत को मज़ीद नुकसान होगा आने वाले इलेक्शंस में, अगर मज़ीद और मुश्किल फैसले हुए तो इस चीज़ का अदराक होते हुए इलेक्शंस को डिले करना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इलेक्शन को डिले करने का मामला नहीं है, इलेक्शन को वक्त मुकर्रर पर कराने का मामला है। जो दस्तूर ने
जो असम्बली की मुद्दत मुकर्रर की है, अगर उसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन डिले हो गए हैं। हाँ, इमरान खान साहब इलेक्शन जल्दी कराना चाहते हैं, तो अगर वो जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर उनको मिल बैठकर कोई बात करनी होगी और इत्तेफाक राय से अगर कोई मामला हो जाए तो वो अच्छी बात होगी। लेकिन आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते वो बात आपकी माने। तो मामला जो है ये नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं। मामला ये है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या वक्त से पहले होंगे। तो खान साहब जो है वक्त से पहले इंतखाबात कराना चाहते हैं। उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त तकरीबन 1/3 मुल्क जो है वो बारिश में और सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। तो और कितने 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और बीमारियां उनको घेरे हुए हैं, वबाएं उनका ताक़ुब कर रही हैं। और बलूचिस्तान और सिंध के जो हालात हैं उसको देखकर उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ इंतखाबात फौरी कराए जा सकते हैं। अगर इंतखाबात वहाँ फौरी नहीं हो सकते तो क्या मैसेज हम देंगे उन लोग भाइयों को अपने कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, अगर आप वोट नहीं दे सकते तो ना दें, हम तो अपनी डफली और अपना राग बजाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर और जिन पर गौर करके बात करनी पड़ेगी और फैसले करने पड़ेंगे। कोई एकतरफा तौर पर तो कोई इक़दाम नहीं किया जा सकता ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया जीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुत्तहदा वफाकी हुकूमत इस वक्त एक वोट पर खड़ी है। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग और MQM की शमूलियत से ही PGM की 13 जमातें तहरीक इंसाफ को चलता करके अपनी हुकूमत बना पाई हैं। मगर लगता अब ऐसे है कि हुकूमत के इत्तेहादियों में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हाल ही में कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से MQM के कई साल पहले लापता होने वाले अरकान की अब लाशें मिल गई हैं, जिस पर MQM के रहनुमा हुकूमत से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। MQM की क़यादत ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची आने और इस मामले का जवाब देने का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आज़म साहब, हमें भी कोई जवाब बताएं कि हम आपका साथ क्यों दें। हुकूमतों के साथ रहने की एक वजह यरगमाल बने हमारे लापता साथी हैं, हम जिंदा रहेंगे तो ही अपने हुकूक हासिल कर सकेंगे। दूसरी तरफ MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि अगर हमारे लापता कारकुन बाजियाब ना हुए तो अपनी हुकूमत खुद संभालें। क्या शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया था कि अपने कारकुनान की लाशें उठाएं? नाजरीन, अगर इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात तूल पकड़ते हैं और जैसे MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ये इंदिया दे रहे हैं कि हमारे कारकुनान की लाशें आती नहीं, तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा? अगर MQM वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है तो क्या ऐसी सूरत में मौजूदा वफाकी हुकूमत कायम रह पाएगी? और क्या मौजूदा मसाइल के साथ ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऑप्शन ही बेहतर होगा? मैं बात करूँगी, मुझे MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, MQM के कई साल पहले से लापता कारकुनान की अब जो लाशें मिलना शुरू हो गई हैं, ये मामला आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ भी उठाते रहे हैं। ये मामला तब भी हल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग मिल रहे हैं तो उनकी लाशें मिल रही हैं, यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है आप लोगों के लिए। मौजूदा हुकूमत ने इस पर आप लोगों को क्या कोई जवाब दिया या आप लोगों का इस चीज़ पर मुआहदा था, डील थी जब आप लोग इस हुकूमत का हिस्सा बने थे? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 से यहाँ पर कराची में कराची टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें MQM किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, न विफाकी न सूबाई। बावजूद उसके कि उस ऑपरेशन पे MQM के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात बाज़ जगहों पे रहे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, मावराए अदालत बहुत ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए, पुलिस की तरफ से भी ज़्यादती आई, लेकिन अल्टीमेटली ये शहर रोशनियों का शहर दोबारा बना और यहाँ पर दोबारा से एक बेखौफ किस्म की फ़िज़ा कायम हुई। यहाँ पे गैंग्स ख़त्म हुए, पॉलिटिकल रिफ्ट ख़त्म हुई, एथनिक वॉर्स ख़त्म हुए, पॉलिटिकल टर्फ वॉर्स ख़त्म हुए। और ये क्रेडिट किसने लिया?
ये क्रेडिट लिया PMLN ने, ये क्रेडिट लिया हमारी फोर्सेस ने, ये क्रेडिट लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब जब ये शहर, और मैं आपको एक भी बात बताता चलूं कि हमारे बहुत सारे लापता लोग वापस भी आए हैं और गुज़िश्ता 2.5-3 साल से कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तो हमारी तो ये उम्मीद जरूर है और ये ख्वाहिश है और ये हमें इस बात का मुतालबा करता है कि अगर कोई शख्स मुजरिम है तो उसे कठघरे में लाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जब इस तरीके से तशद्दुद या लापता लोगों की लाशें मिलती हैं तो उनके घर वालों का जो रद्द-ए-अमल होता है वो सिर्फ MQM फेस करती है, वो विफाकी हुकूमत फेस नहीं करती, वो सूबाई फेस नहीं करती। इन गली मोहल्लों में रहने वाले MQM के कारकुनान जिम्मेदारान फेस करते हैं और ये गम गुस्सा हमने फेस किया है। अचानक वाकया हुआ, बहुत ही इस पे राना सनाउल्लाह साहब की, हमारे विफाकी वजीर फैसल सजवारी की भी बात हुई, खालिद मकबूल भाई की, शहबाज शरीफ साहब बात हुई। हम ये समझते हैं कि वाकया पेश आया, गलती से पेश आया, कोई बहुत ही हौलनाक किस्म की कोई सूरत हाल थी, तशवीशनाक है, अफसोसनाक है। अल्लाह करे आखिरी हो, अल्लाह ताला ये दुआ है कि ये आखिरी हो। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताऊं आपको, लेकिन क्या वाकई अगर इसका ये अल्लाह ना करे ये इस तरह ये सिलसिला आगे चले तो क्या आप लोग हुकूमत से निकल सकते हैं? इंदिया तो आप लोगों ने दे दिया है, आप लोगों को कोई यकीन दहानी आपको है, करवाई गई है या पहले करवाई गई थी, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ? देखिए, मैं तो ख्वाब में भी ये जुमला नहीं कह सकता कि अगर दोबारा ऐसा वाकया हो जाए। माजरत चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन मैं आपकी तवज्जो साथ साथ और दिलाता हूं, यहाँ पर 700 लोग इस साल सिर्फ मोबाइल छीनने के ऊपर कत्ल हो चुके हैं। मेरी तो मीडिया से ये भी इस्तदा है, दुआ है, आपसे भी दरख्वास्त है, लेकिन आप निज़ाम इंसाफ को देखें, किसी चीफ जस्टिस ने नोटिस नहीं लिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, और मेरी विफाकी काबीना में बार बार कहने के बावजूद इस एजेंडे पे बात नहीं हो रही। आखिरकार अगर इस शहर को पुरअमन बनाया गया तो ये 5 से 6 महीने में 600 लोग, 600-700 लोग और कोई 80,000 के करीब वारदातें हुई जो रिपोर्टेड नहीं है, जो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो इस शहर में सिर्फ ये 3 हलाकतों का वाकया नहीं है, उसमें और क्या वजह है इन हालात की खराबी का? यकीनन इस शहर के ऊपर जो गिरफ्त थी, यहाँ पर एक एपेक्स कमेटी का माहाना इजलास होता था, उसके हेड चीफ मिनिस्टर भी होते थे, कोर कमांडर भी होते थे, फोर्सेस के तमाम सरबराहान होते थे। तो मैं तो मुतालबा करूंगा इस शहर के अंदर फौरी तौर पर एपेक्स कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए दोबारा से, क्योंकि ये अब शहर बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हो चुका है। जब कराची टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है तो उसको बरकरार क्या वजह है कि आप जिस भी हुकूमत का हिस्सा हो, तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे, बड़े मुतालबात थे, या मौजूदा हुकूमत संजीदगी से नहीं लिया जाता? क्यों आप लोगों के मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया जाता? कराची में एक डंका बजता था MQM का, 2018 के इलेक्शन तक भी आप मुल्क की चौथी बड़ी जमात थे, सिंध की दूसरी बड़ी जमात थे। फिर हमने पिछले दिनों जो NA 245 में इलेक्शंस हुए उसमें तमाम जमातें मिलके भी आपके कैंडिडेट को जो है ना वो जीत नहीं दिलवा सकी, तकरीबन 13,000 वोट लिए, PTI के कैंडिडेट ने 29,000 वोट लिए। तो क्या वजह है कि जो MQM है उस पहले जैसा एक वो मकबूलियत नहीं रही MQM की? देखिए, अब इस सवाल में बड़ी मुख्तलिफ पेचीदगियां हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि MQM के साथ जो सूरत हाल रही है, इंक्लूडिंग द प्रोपेगेंडा एंड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पॉलिटिकल हाथ, जिस तरीके से हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारी जगह कोई और जमात होती तो उसका तो उम्मीदवार भी नहीं खड़ा होता। ये मैं आपको बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ। कोई और उम्मीदवार भी, ANP है ना, ANP की मिसाल ले लें हम। आप कहाँ हैं ANP? कराची से 2 सीटें जीती थी ना, KPK से हुकूमत बनाई थी ना, अभी ANP किधर है? लेकिन कम से कम MQM उस तरह मुस्तरद नहीं हुई। आज भी अगर 7 सीटें हैं तो हुकूमत हमारे बल पे खड़ी है। और जो आपने सवाल किया, हम मुज़ाकरात करते हैं, ये भी निज़ाम इंसाफ पे सवाल है। अरे भाई, क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? अदालती फैसले हैं, 140A है, सेंसस है, खुदा के लिए इस पे अमल करो। मैं हैरान हूँ किस किस्म का पागलों वाला मुतालबा है हमारा कि अदालत का एक फैसला आ चुका है और मैं नवाज शरीफ साहब के पास जा रहा हूँ, जरदारी साहब के पास जा रहा हूँ, मैंगल साहब के पास जा रहा हूँ, मक्सी साहब के पास जा रहा हूँ, मौलाना साहब के पास जा रहा हूँ कि भाई तुम्हारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला किया है, मुल्क में आइन के आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतों का कयाम करो। ये मेरे पागलपने के ऊपर क्वेश्चन करे या निज़ाम इंसाफ के ऊपर क्वेश्चन करे या अदालती प्रोसीजर पे क्वेश्चन करें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला करती है,
मुआहदा एमक्यूएम को करना पड़ता है। ये तो मैं सवाल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी करूंगा। एमक्यूएम की जरूरत पेश आती है कि एमक्यूएम लेकर अदालती फैसले घूम रही है दरवाजे दरवाजे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मेरे साथ थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।